हेलो एवरीवन, ओटीटी रिविजन बाइट्स का सीजन 2 चल रहा है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर। एपिसोड 1 में हमने डिस्कस किया एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आज हम लोग एपिसोड 2 में उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए सेकेंड टॉपिक पे बात करेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स। हमने सीखा सेक्शन 71 बोलता है कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जिनका वहां पर मेंशन किया हुआ है, उन लोगों को हर साल अपने प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो वो प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, जो आप पीएल अकाउंट में फ्री रिजर्व्स दिखाते हो, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ पार्ट सेट असाइड करना पड़ेगा इनटू अ स्पेसिफिक रिजर्व नोन एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट इसलिए किया जा रहा है ताकि कंपनी के पास जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हो वो थोड़े कम हो जाए, जिससे कंपनी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा जो है, वो कैश जो है वो पूरा खाली ना कर दे। इससे इंश्योर होगा कि फ्यूचर में डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश रह सके, जिससे हम लोग डिबेंचर को अच्छे से स्मूथली रिडीम कर सके। बट ये जो सेट असाइड है, दिस इज नॉट अ सेट असाइड ऑफ कैश, दिस इज अ सेट असाइड ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो हम पैसे डिविडेंड के रूप में बांट नहीं पाएंगे, तो पैसा बचेगा, उससे हम लोग डिबेंचर्स रिडीम कर सकेंगे। बट पैसा सिर्फ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाए जरूरी नहीं है। पैसा तो हम लोग बिजनेस के रेगुलर कामकाज में भी यूज करके, जो हमारी कैश की पोजीशन है वो तो जीरो हो सकती है, हमारे पास हो सकता है हमने रिजर्व तो बना रखा है, बट डिबेंचर को रिडीम करने के लिए हमारे पास रिडेम्पशन के डेट पर सफिशिएंट कैश ना हो, जिससे हम लोग डिबेंचर्स को रिडीम कर पाए। तो कंपनीज एक्ट ने ना सेक्शन 71 में एक नई रिक्वायरमेंट ऐड की, जिसको बोला गया डिबेंचर रिडेम्पशन फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स। बोला कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जिसको हम लोग यहां मेंशन करेंगे, उनको एक डिबेंचर रिडेम्पशन फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करना होगा। ये क्या है? ये है सेटिंग असाइड कैश from the business so as to redeem the debenture smoothly. Setting aside cash from the business so as to redeem the debenture smoothly. बोला गया कंपनीज एक्ट में कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर डिबेंचर्स विच विल बी रिडीम्ड इन द नियर फ्यूचर, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर टोटल डिबेंचर्स विच विल बी रिडीम्ड इन द नियर फ्यूचर, आप उतना अमाउंट एक काम करो, अपने कैश बैलेंस से सेट असाइड कर लो और इन्वेस्ट कर दो सेफ सिक्योरिटीज में, इन्वेस्ट कर दो कहीं पे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल के वहां डाल दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जहां वो पैसा सेफ रहे और रिटर्न भी जनरेट करे। इससे क्या होगा, कंपनी ने कैश, लिक्विड कैश सेट असाइड कर लिया। जिस दिन डिबेंचर के रिडेम्पशन का टाइम आएगा, कंपनी इस लिक्विड कैश को, इस लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स को कैश में लिक्विडेट कर लेगी, सेल करके पैसा लाएगी और उस पैसा को इमीडिएटली डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया जाएगा। तो डीआरआर की रिक्वायरमेंट प्रॉफिट सेट असाइड करने की रिक्वायरमेंट है और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड की रिक्वायरमेंट कैश सेट असाइड करने की रिक्वायरमेंट है। सर, जिन कंपनी को डीआरआर बनाना है, सिर्फ उन्हीं कंपनीज को डीआरएफ भी बनाना है क्या? आंसर इज नो। डीआरएफ में ज्यादा कंपनीज को इंक्लूड किया गया। इनमें जो कंपनीज को इंक्लूड किया गया, ये इंश्योर किया गया कि भाई डिबेंचर चाहे कोई भी कंपनी इश्यू करे, कैश का पंगा किसी कंपनी में ना रहे, डिबेंचर होल्डर्स को टाइमली पेमेंट कर पाए। इसके लिए डीआरएफ की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी वाइडन की गई एज कंपेयर टू डीआरआर का रिक्वायरमेंट। तो डीआरएफ, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, इज नथिंग बट सेटिंग असाइड कैश फ्रॉम बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग देम इन सेफ सिक्योरिटीज, एंड जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा तो उन सिक्योरिटीज को, इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करके हम लोग पैसा लाएंगे और डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे। क्वेश्चन अराइज करता है, नंबर 1, सर किन किन कंपनीज को डीआरएफ रखना पड़ेगा, कैश सेट असाइड करना पड़ेगा? नंबर 2, कितना डीआरएफ या कितना कैश सेट असाइड करके रखना पड़ेगा? नंबर 3, इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? और नंबर 4, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी है जब हम लोग इस डीआरएफ का ट्रीटमेंट या डीआरएफ की अकाउंटिंग कर रहे हैं? मेरे साथ पढ़ते जाएं। सबसे पहले किन किन कंपनीज को डीआरएफ बनाना है? कंपनीज एक्ट ने बोला, आ जाओ वापस यहां पर आ जाओ, जो हम लोग डीआरआर की रिक्वायरमेंट समझ रहे थे ना, उसी पर मैं आ जाता हूं।
कंपनीज एक्ट ने बोला जो डीआरएफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड यानी कैश सेट असाइड की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी हम लोग वाइडन करेंगे और कुछ ज्यादा कंपनीज पर हम लोग डीआरएफ बनाने की रिक्वायरमेंट रखेंगे। किन किन कंपनीज पर रखा गया, किन पर नहीं रखा गया, ध्यान से समझने का। सबसे पहले मैं बताता हूं किन किन को रखने बोला गया। सबसे पहला लिस्टेड कंपनीज को अदर देन बैंकिंग कंपनीज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको बाहर रखा गया। बट एनबीएफसी एचएफसी है तो उनको डीआरएफ बनाना पड़ेगा, यानी लिस्टेड कंपनीज को डीआरएफ बनाने के दायरे में रखा गया इंक्लूडिंग एनबीएफसी एचएफसी बट अदर देन बैंकिंग कंपनीज एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लूं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग कंपनीज नहीं जरूरत है इनको डीआरएफ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एनबीएफसी के तरह होगा, लिस्टेड एनबीएफसी लिस्टेड एचएफसी इनको बनाना पड़ेगा डीआरएफ। अदर लिस्टेड कंपनीज इनको बनाना पड़ेगा डीआरएफ। नेक्स्ट अनलिस्टेड कंपनी में अनलिस्टेड एनबीएफसी एचएफसीज इनको नहीं बनाना है। एक्ट में ये एक छोटी सी गलती आप समझ लो, मिस्टेक आप समझ लो। अनलिस्टेड एनबीएफसी और एचएफसी के लिए बोला गया आपको डीआरएफ अभी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कैश सेट असाइड करने की जरूरत नहीं है। अदर अनलिस्टेड कंपनीज को डीआरएफ बनाने की जरूरत है। एक चीज ध्यान रखना, लिस्टेड एनबीएफसी लिस्टेड एचएफसी और लिस्टेड कंपनीज को डीआरएफ तभी बनाना है जब उन्होंने डिबेंचर इशू किया है ऑन पब्लिक टू पब्लिक। प्राइवेट प्लेसमेंट पे अगर डिबेंचर इशू किया है तो डीआरएफ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेनली ये देखा गया कि जो पब्लिक से पैसा लिया गया है वो स्मूथली लौटाया जा सके। तो लिस्टेड कंपनी ने अगर पब्लिक इशू कर रखा है डिबेंचर्स का, डीआरएफ बनाना पड़ेगा। लिस्टेड एनबीएफसी ने कर रखा है पब्लिक इशू, डीआरएफ बनाना पड़ेगा। लिस्टेड एचएफसी ने पब्लिक इशू किया है, डीआरएफ बनाना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट में डीआरएफ बनाने की जरूरत नहीं। अनलिस्टेड कंपनीज को डीआरएफ बनाना पड़ेगा और अनलिस्टेड कंपनी तो पब्लिक इशू कर नहीं सकती, प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी, उनको डीआरएफ बनाना पड़ेगा। बट अनलिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी के लिए डीआरएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी के लिए है बट अनलिस्टेड के लिए अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं है डीआरएफ बनाने की। तो एक्ट ने बोला डीआरएफ किसको किसको बनाना है, ऑल लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग एनबीएफसी एंड एचएफसीज अदर देन बैंक्स एंड एआईएफआई। ऑल लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग एनबीएफसी एंड एचएफसी। यहां पर एक छोटी सी बात हम लोग नोट कर लेंगे, फॉर डिबेंचर्स इशूड टू पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को डीआरएफ तभी बनाना है अगर उन्होंने डिबेंचर इशू कर रखा है पब्लिक को। प्राइवेट प्लेसमेंट में डिबेंचर इशू कर रखा है तो डीआरएफ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अनलिस्टेड कंपनीज को बनाने की रिक्वायरमेंट है अदर देन एनबीएफसी एचएफसी, मतलब अनलिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी को डीआरएफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप इसलिए ध्यान रखो क्योंकि नंबर 1 क्वेश्चन में आपको बताएगा एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो अनलिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी है। अगर ऐसा है तो ना डीआरआर बनाना है ना डीआरएफ बनाना है। अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एनबीएफसी एचएफसी तो डीआरआर भी बनाएंगे डीआरएफ भी बनाएंगे। आपको ये इसलिए ध्यान रखना पड़ सकता है, नंबर 1 क्वेश्चन आपको मेंशन कर सकता है कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है वो, या फिर नंबर 2 ट्रू फॉल्स या छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा बताओ इन कंपनीज को डीआरएफ बनाना है या नहीं। अनलिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी को डीआरएफ नहीं बनाना है, लिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी को डीआरएफ बनाना है। सिर्फ पब्लिक इशू के केस में, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में बनाने की जरूरत नहीं है। सर डीआरएफ कितना बनाना है, 15%। डीआरआर की रिक्वायरमेंट थी 10%, डीआरएफ की रिक्वायरमेंट 15%। सर 15% किसका, टोटल डिबेंचर्स का क्या, नहीं 15% डीआरएफ कम से कम आपके पास बैलेंस होना चाहिए ऑफ द डिबेंचर्स व्हिच आर मैच्योरिंग ऑन 31st मार्च ऑफ द ईयर। आप अगर 31st मार्च 2022 में कुछ डिबेंचर्स रिडीम करने वाले हैं तो 31st मार्च 22 में जितने डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं उसका कम से कम 15% आपके पास डीआरएफ इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए। इतना कैश आपका सेट असाइड होना चाहिए कम से कम, मिनिमम। और ये इन्वेस्टमेंट कब तक आपको करना है, टिल 30th अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर। 31 मार्च 2022 इस साल का एंडिंग 31 मार्च 2022 को आप रिडीम करने वाले हो 10 लाख के डिबेंचर्स। 10 लाख का 15% यानी 1,50,000 का डीआरएफ बना हुआ आपके पास होना चाहिए। इतना कैश आपको बिजनेस से सेट असाइड करके रखना है और ये कब तक करना है, 30th अप्रैल 2021।
एक्ट तो देखो यही बोलता है कि आपको डीआरएफ सेट असाइड करना है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ 30th डे ऑफ अप्रैल, कितना, नॉट लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जो हमारा कैलेंडर ईयर नेक्स्ट आने वाला है उसका 31 मार्च तक जितना डिबेंचर रिडीम होने वाला है उसका एटलीस्ट 15% आपने सेट असाइड करके रखा हो। अब एग्जाम में क्या है ना, इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बोल दिया हम लोग इतना 31 मार्च को कितना होने वाला है वो चेक नहीं करेंगे, हम लोग तो इंश्योर करेंगे कि हमारे पास टोटल डिबेंचर का 15% डीआरएफ में होना चाहिए। अगर 50 लाख का डिबेंचर है तो 50 लाख का 15% 7.5 लाख का इन्वेस्टेड होना चाहिए। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है हम लोग उसकी एंट्री कर लेंगे। डीआरएफ, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक्चुअली सेक्शन 71 का रिक्वायरमेंट है जितना डिबेंचर आपका करंट ईयर का 31 मार्च को, जो आने वाला कैलेंडर ईयर में 31 मार्च आएगा यानी फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च को आपको क्या करना है, जितना डिबेंचर रिडीम होने वाला है उसका कम से कम 15% का डीआरएफ आपके पास होना चाहिए। ये 15% टोटल का नहीं है, सिर्फ जो डिबेंचर इस साल रिडीम होने वाला है। बट हम लोगों को आईसीआई ने बोला क्वेश्चन बनाते समय आप इंश्योर करना टोटल डिबेंचर्स का 15% डीआरएफ में हो हमारे पास। अगर उससे कम हो तो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री मार लेना, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री मार लेना। डन है बात। तो डीआरएफ के लिए बोला गया कैश सेट असाइड करना है किन कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड एनबीएफसी एचएफसीज फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर, अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी एचएफसी, अदर देन एनबीएफसी एचएफसीज। कितना परसेंट, मिनिमम 15%। कितना, जो डिबेंचर इस साल के एंड में रिडीम होने वाला है उसका 15%। बट आईसीआई क्या बोला, आप इंश्योर करना टोटल डिबेंचर का 15% कम से कम हो, 15% हमारे पास होना चाहिए। सर तो क्वेश्चन ऐसा कर सकता है 50 लाख का 15% 750 बट इन्वेस्टमेंट में दिखाया हुआ है 6 लाख, बिल्कुल कर सकता है। तो सर हम क्या करेंगे 1,50,000 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट का एक जर्नल एंट्री कर लेना, एडिशनल इन्वेस्टमेंट का एक जर्नल एंट्री कर लेना। यहां तक ठीक है। डीआरआर की रिक्वायरमेंट, डीआरएफ की रिक्वायरमेंट नॉर्मली उन डिबेंचर्स के लिए होती है जो डिबेंचर्स कैश में रिडीम होने वाले हैं। अगर आपके डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं थ्रू कन्वर्जन, मतलब उन डिबेंचर्स को फ्यूचर में जाके पैसा नहीं देना, कन्वर्ट करना है इनटू शेयर्स, तो डीआरआर डीआरएफ की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। दोनों ही डीआरआर डीआरएफ का रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि कंपनी के पास कैश बचे जिससे वो डिबेंचर का रिडेम्पशन कर सके। अगर आपके डिबेंचर्स कन्वर्टिबल नेचर के हैं तो कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए हम लोगों को ये रिक्वायरमेंट चेक नहीं करनी, जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन है उसका 10% 15% चेक करके आप देख लेना हमारे पास एडिक्वेट डीआरआर और डीआरएफ है या नहीं, एडिक्वेट डीआरआर और डीआरएफ है या नहीं। सर क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन में दिया लिस्टेड कंपनी है, तो सर लिस्टेड कंपनी के लिए तो डीआरआर बनाना नहीं है, बिल्कुल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो सर उसका प्रॉफिट सेट असाइड नहीं करेंगे, नहीं। बट सर इन्वेस्टमेंट तो करना है, यस, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, हाँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री करेंगे। प्रॉफिट सेट असाइड करो ना करो, इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज को करना ही है, क्वेश्चन ने बोल दिया है। अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी एचएफसी, ये तो डीआरआर भी बनाएगा डीआरएफ भी बनाएगा, एक्ट ने बोला। बट लिस्टेड के लिए डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट सेट असाइड नहीं करना, बट कैश तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब सर इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, बड़ी सिंपल, जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग आज तक आपने की है। पहला इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, जब फंड इन्वेस्ट करेंगे जर्नल एंट्री, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एकदम आप जो इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ रखे हो ग्रुप 1 का, उस इन्वेस्टमेंट की तरह ही आपको कॉस्ट निकाल के एंट्री करनी है। सर मान लो ये हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी, अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह का भी पेमेंट हुआ है तो ये हमेशा एक्स इंटरेस्ट पे लेना, फिर एक्स इंटरेस्ट पे लेना, एक्स इंटरेस्ट पे लेना और इंटरेस्ट को अलग से खर्चा दिखाना। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमेशा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हम लोग लेते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर, इंटरेस्ट इज शोन एज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज शोन एज एन एक्सपेंस। तो अगर कोई इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब आपका रिडेम्पशन का, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस पर आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट।
ये डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मेरा इनकम है, हम लोगों को इसको नॉर्मली पीएल में ट्रांसफर करना है, आईसीआई यही बोलता है। बट एक चीज ध्यान रखना, लास्ट वीडियो में सिखाया था, अगर डीआरआर क्यूमुलेटिव नेचर का है, क्यूमुलेटिव, तो सारा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डीआरआर में जाएगा। तो मैं दो एंट्री मार सकता हूं, एक हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल, जब हमारा डीआरआर नॉन क्यूमुलेटिव है, डीआरआर नॉन क्यूमुलेटिव है। आईसीआई ने बोला अगर हम कुछ ना बोले तो आप नॉन क्यूमुलेटिव ही मानना और पीएल में डाल देना इंटरेस्ट को, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अदरवाइज ये डीआरआर में चला जाएगा। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। अगर डीआरआर क्या है, क्यूमुलेटिव है। क्वेश्चन क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव बताएगा, नहीं बताए तो आपको प्रेफर करना है नॉन क्यूमुलेटिव। आईसीएआई इसी को प्रेफर करता है। आईसीआई ने अपने क्वेश्चन में नोट भी दे रखा है कि हम अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो नॉन क्यूमुलेटिव मान के सारी इनकम को पीएल में ले जाएंगे, सारी इन्वेस्टमेंट इनकम को पीएल में ले जाएंगे। लास्ट, जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा, कंपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच के पैसा लाएगी, इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट। अगर इंटरेस्ट है तो सेलिंग प्राइस में इंटरेस्ट को अलग कर देना, इनकम टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई अलग से लिख देना। जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा, लॉस ऑन सेल, अगर लॉस होगा तो लॉस डेबिट, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट क्रेडिट। अगर हमने खरीदा था 105 रुपए में, बेचा 106 रुपए में, तो 1 रुपया का प्रॉफिट। खरीदा 105 में, बेचा 103 में, तो 2 रुपए का लॉस। लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो, ये पीएल या डीआरआर में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन डीआरआर क्यूमुलेटिव है या नहीं है। अगर डीआरआर क्यूमुलेटिव है तो डीआरआर में एडजस्ट कर देना, नॉन क्यूमुलेटिव है तो पीएल में डाल देना, तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग ज्यादा पेचीदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट सबसे पहले करना पड़ेगा कितना, मिनिमम 15%, मिनिमम 15% जितना डिबेंचर रिडीम होने वाला है। बट हम लोगों को इंस्टीट्यूट बोलता है टोटल का 15% कर लेना, बात खत्म। फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव। ये इंटरेस्ट अगर डीआरआर क्यूमुलेटिव है तो डीआरआर में चला जाएगा, नहीं तो पीएल में। फिर फाइनली हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो पीएल या डीआरआर में, डिपेंडिंग ऑन डीआरआर क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव। तो ये हो गया आपका डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का अकाउंटिंग। सर हम लोगों को क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, पहला, किन किन कंपनीज पर ये लागू होता है, लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग एनबीएफसी एचएफसीज फॉर पब्लिक इशू, और अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी एचएफसी, बात खत्म। कितना, मिनिमम 15%। ऐसे तो 15% ऑफ द डिबेंचर विच विल बी रिडीम्ड इन द ईयर टू कम, बट आईसीआई बोलता है टोटल का 15% बना के रखो कम से कम। फिर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट जब खरीदोगे, अगर कोई फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी खरीद रहे हो, बॉन्ड, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा, तो ध्यान रखना एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर उसको रिकॉर्ड करना। जो इंटरेस्ट है वो अलग से रिकॉर्ड होगा, फिर हम लोगों को ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इनकम आए, चाहे प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, चाहे इंटरेस्ट इनकम, वो हम लोग पीएल में लेके जाएंगे। बट अगर क्वेश्चन बोल दे डीआरआर क्यूमुलेटिव है तो वो डीआरआर में जाएगा, क्वेश्चन हमेशा डीआरआर या डीआरएफ का पढ़ो तो इंश्योर करना एक बार डिबेंचर के अमाउंट से 10% और 15% चेक कर लेना। जितना कम हो वो पहली एंट्री मार के उसको ठीक कर देना। अगर डीआरआर कम है तो पीएल टू डीआरआर, इन्वेस्टमेंट कम है तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक। आप इंश्योर करना कम से कम 10% और 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर हमारे पास डीआरआर और डीआरएफ होना ही चाहिए। अब क्योंकि मैंने डीआरआर डीआरएफ आपको दोनों रिवाइज करा दिया, अभी जो आरटीपी में क्वेश्चन आया है या रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कोई भी एक क्वेश्चन आप खोलो और उस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, इंश्योर करो जो जो मैंने चीजें आपको बोली है वो ध्यान रखे और उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाओ। देखो आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। अगर आप चाहते हो मैं कुछ सॉल्व करके दिखाऊं आपको क्वेश्चन तो भी बता देना, आई विल हेल्प यू। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिबेंचर चैप्टर का कॉन्सेप्ट ओन डिबेंचर के ऊपर। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं, बाय बाय।